तो केवल 3 लड़ाके थे और वो लोग घुस गए सेटलर्स की जहां से कार गुजर रही थी। ये अल खलील का वाकया है। वेस्ट बैंक में तड़ातड़ गोलियां चली और आम जो फिलिस्तीनी हथियार लेके खड़े हो रहे हैं उसका एक और नमूना सामने आया। कितने सेटलर्स मारे गए हैं अभी तक क्लियर नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई है अल खलील वेस्ट बैंक में। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 जून 2024 को बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कल की जो हमने आपको पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो 25 मई को जो ऑपरेशन हुआ था जबलिया में और किस तरीके से हुआ था, कैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस ने लुभा के आईडीएफ सोल्जर्स को टनल में फंसाया और उसमें उसके चारों तरफ एक्सप्लोसिव्स थे। आज जो ये घटना घटी है, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त है। किरियत अरबा सेटलमेंट है ये अल खलील वेस्ट बैंक में, और अल खलील में ये वेस्ट बैंक में कई जगह लड़ाई हुई है। अब किरियत अरबा जो सेटलमेंट है, इसमें देखिए क्या है, इसके सेटलर्स भी जैसे मैंने कहा पैरामिलिट्री की तरह आर्म्ड रहते हैं, हथियार उनके पास होते हैं, और वो जो हैं 3 गाड़ियों में चल रहे थे और तीनों गाड़ियों से वो मशीन गन निकाले हुए थे। मतलब जैसे होता ना, जैसे कई बार आप यहाँ हिंदुस्तान में उधर पंजाब वेस्ट यूपी में कभी कभी देखते हैं लोग गाड़ी पे चल रहे हैं और वहाँ से अपने वो शीशा डाउन करके और बंदूक निकाले हुए हैं। उसी तरीके से ही सेटलर्स चल रहे थे। तीन गाड़ियां थीं, पूरा कॉन्वॉय था और वो निकाल के चल रहे थे और वो एक फिलिस्तीनी गांव की तरफ वो बढ़ रहे थे। फिलिस्तीनी गांव की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक क्या हुआ, अचानक बकरियों का एक झुंड आ गया और बकरियों के झुंड जैसे ही आया वैसे ही इन लोगों ने इंस्टिंक्टिवली कार में ब्रेक लगाया और उसकी बकरियों की झुंड के बीच में से 3 फिलिस्तीनी निकले। ज़्यादा उसमें 18 से 21 साल के लड़के थे और वो पूरी तरह से डिस्गाइज थे। उनके पास अलग अलग 3 तरह के मास्क थे। एक ने तो डेथ मास्क लगाया हुआ था और उसकी आज थंबनेल में उसकी पिक्चर भी हम आपको दे रहे हैं। ये कमाल की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसिडेंट जो हुआ है उसको मैं वीडियो में बता रहा हूँ और थंबनेल में उस डेथ मास्क की पिक्चर भी है और उसमें जो उन्होंने जो गोली चलाना शुरू की तो सेटलर्स की तीनों गाड़ियां ध्वस्त हो गई। भागने लगे वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और इजराइल की जो इज्जत है वो वहीं सरेआम नीलाम हो गई, उसका मिट्टी में मिल गई। उसके बाद आईडीएफ सोल्जर्स का 3 चेक पॉइंट थे, वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। 3 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, जो कि किसी एक आर्म्ड ग्रुप के भी नहीं थे, आम जनता थे लेकिन ट्रेन थे। इसका मतलब है कि हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आम जनता को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तीनों ने किरियत अरबा में घुस के उन्होंने पूरा 3 सेटलर्स के व्हीकल को सरेआम रोक के, बकरियों से रोक के, बकरियों के झुंड से रोक के उसमें से निकल के गोली चलाई। और उसमें क्या अभी तक हुआ इसकी अभी तक खबर नहीं आई। फिर ये सेंसरशिप में है, लेकिन उसमें जो मेरी खबर है वो ये है कि कम से कम 7 सेटलर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ जो पूरा जो आज की घटनाएं हुई हैं, इसमें देखिए जो एक बड़ी बात हुई है कि आज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास ने जो पूरा एक अटैक्स किए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, खास तौर पे गाज़ा में देखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज जो अल साबरा नेबरहुड है गाज़ा में, वहाँ पर मोर्टर शेल्स आईडीएफ सोल्जर्स पर दागे गए। उसके बाद देखिए जो एक मोहम्मद अबू शमाला, एक शहीद मोहम्मद अबू शमाला, पुराने फिलिस्तीनी शहीद, उनके नाम से एक चौराहा बना है, वो है राफा में तल अल सुल्तान में। वहाँ पर जो है एक इजरायली जो फौज है पूरी तरह से घर में घुसी हुई थी और वहाँ पर जो है ये पहले से वो घर माइन नहीं था। उस घर के बाहर फिलिस्तीनी लड़ाके आए, उन्होंने चैलेंज किया, जैसे हिंदुस्तान में होता है कि तुम अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो। और उसमें जो है ये देखिए ये नई चीज़ है। ये उन्होंने चैलेंज किया कि तुम्हें हिम्मत है तो बाहर निकलो। इजरायली सोल्जर्स ने अंदर से ही गोली चलाई और उसके बाद जो बाहर से ये लोग गोली चला रहे थे, एडवांटेज इजरायली सोल्जर्स के पास थी क्योंकि वो अंदर से चला रहे थे, लेकिन यहाँ बाहर से जो गोली चली है, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसमें गोलियों से वो भर गई। उसके जो फ्लोर्स हैं डिफरेंट, और उसमें जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो मारे गए। और उसके बाद इन्होंने पहले से माइन लगाई हुई थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस। आप ये हिम्मत देखिए, पहले से माइंस लगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम पहले चैलेंज करके गोली चलाएंगे, उनको एक मौका देंगे, और उसके बाद उन्होंने गोली चलाई। अब मुझे समझ में आ रहा है जो हिंदी सिनेमा में जो पूरी ये सब बातें, ये जो स्क्रिप्ट
जो लिखी जाती है इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत बड़ा अरेबिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ें रियल लाइफ में दिखाई पड़ रही हैं कि जैसे हीरो चैलेंज करता है कि ठीक है तुम्हें एक मौका दुश्मन को हम देते हैं, उस तरह की चीज़ जो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स में भी आप देखते हैं, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अब आप बताइए ये जो चीज़ है ये कैसे संभव हुई। उसके बाद देखिए कि अल साबरा नेबरहुड में एक और जो D9 बुलडोज़र है उस पर हमला किया गया। उसके बाद जलाता जंक्शन है अल शोका एरिया में, राफा सिटी में, वहाँ पर फिर वही चीज़ हुई, लेकिन इस बार उन्होंने चैलेंज नहीं किया, इस बार उन्होंने सीधे माइन से उड़ा दिया। एक और घर में इजरायली एक यूनिट IDF की वो किलेबंदी किए हुए थी और उसको उड़ा दिया। उसके बाद एक और D9 बुलडोज़र अल यासीन 105 शेल से गिराया गया, और उसके बाद एक और अल साबरा में फिर से तीसरे घर में जो IDF सोल्जर्स बंद थे, इस बार अंदर घुस के और देखिए आप वो ये जो घर है जो अल साबरा की घटना है, ये बिल्कुल एक पुराने स्टाइल का घर था, उसमें घुमावदार सीढ़ियाँ थी, और उस घुमावदार सीढ़ियों में से जो इजरायली सोल्जर्स है वो ऊपर थे। फिर वही बात, एडवांटेज इजरायली सोल्जर्स के पास थी। उन घुमावदार सीढ़ियों पर को कैसे मनूवर करके जो 5-6 फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस फाइटर्स थे हमास के, उन्होंने गोली चलाई और इजरायली सोल्जर्स में 2 मारे गए, बाकी उसमें से वो लोग वहीं खिड़की से कूद गए, और जब खिड़की से कूदे हैं तो उसके बाद बाहर भी गोली चली है। उस गोली में उस गोली चाल में कितने लोग मरे हैं इसकी खबर अभी तक नहीं आई, इसकी खबर लेकिन मैं फॉलो अप करूंगा, आपको दूंगा। उसके बाद देखिए जो इजराइल के ये सब जो घटनाएं हुई, इसके बाद इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, अब मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में कल एक इजरायली सोल्जर ने हथगोला मारा था, हैंड ग्रेनेड मारा था, मैंने आपको बताया था। और आज देखिए बेन गिवर का स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बाइडेन के प्लान को अपोज किया, और सबसे इसके पहले उन्होंने जो इजरायली सोल्जर ने जो बम मारा था कल, उसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, आर सोल्जर्स आर गेटिंग डेस्परेट, ये डेस्परेट, और इन्होंने नेतन्याहू को ब्लेम किया। इन्होंने कहा कि ये जो डेस्परेशन है इस वजह से है कि हमास के ऊपर आप कोई जीत नहीं हासिल कर पाए, ये बेन गिवर कह रहे हैं। एक और इजराइल के जो एक्स आर्मी चीफ है उनका भी आज बयान आया है कि हमास मजबूत है, मजबूती से लड़ रहा है, और इजराइल एक ऐतिहासिक स्ट्रैटेजिक हिस्टोरिक स्ट्रैटेजिक डिफीट, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ हिस्टोरिक स्ट्रैटेजिक डिफीट, हम एक बड़े एक रणनीतिक या सामरिक हार के एकदम कगार पे खड़े, ये एक चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, एक्स चीफ ऑफ स्टाफ ने। बेन गिवर ने देखिए कहा कि वो जो इजरायली सोल्जर ने जो हथगोला मारा था उसके पीछे उसका डेस्परेशन था, और उसने नेतन्याहू को ब्लेम किया कि हमास को ये नहीं मार पा रहे हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने बाइडेन के प्लान का विरोध किया और कहा कि हमास को बिना एलिमिनेट किए हम कोई भी, बाइडेन चाहे जो भी प्लान अमेरिका भी दे दे, हम नहीं मानेंगे। और ये देखिए एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, अमेरिका ने प्लान दिया जो 6 हफ्ते वाला मैंने आपको कल बताया था, जिसकी 3 स्टेजेस, और उस प्लान को हमास ने एक्सेप्ट कर लिया और इजराइल नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये पूरी दुनिया के सामने अब आ गया है कि इजराइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमास ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा बिना हमास तो इससे एलिमिनेट होगा नहीं, हम क्यों माने इसको। उसके बाद बेन गिवर ने कहा कि नेतन्याहू जो है मैंने नेतन्याहू को एक रिव्यू ड्राफ्ट एक प्लान दिया, एक अपना प्लान दिया, और उसको जो है नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 48 घंटे बीत गए हैं और अभी तक ऑफिशियल नहीं किया नेतन्याहू ने कि मेरे प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। और उसने ये भी कहा बेन गिवर ने कि इसका मतलब है कि नेतन्याहू जो है कहीं ना कहीं अमेरिका से मिला हुआ है और वो अमेरिका की बात मान रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। बड़ा डिटेल्ड बयान, ये डिटेल्ड बयान देखिए जो ये लगातार एक आ रहे हैं लोगों के, जो खास तौर पे जो इजरायली राइट विंग के आ रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ये पूरी जो कोलेशन नेतन्याहू ने बनाया है एकदम टूटने के कगार पे। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला ने आज फिर काफ़ी जगहों पर, मतलब कल जैसे करीब 33 से 36 हमले किए थे, आज भी करीब 25 से ऊपर हमले किए हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जो एक इजराइल ने असैसिनेशन अटेम्प्ट हिजबुल्ला फाइटर्स पे किया लेबनान में, और उसके विरोध में जो गलीली डिवीज़न है,
नहाल गेरशोम का जो एरिया है इजराइल में, जो लेबनान के पास है, उसमें हिजबुल्लाह ने मार की और उस मार में आग लग गई पूरे, उसमें पूरे सेटलमेंट, ये जो पूरा आईडीएफ का सेंटर है नहाल गिरशोम, ये ईस्ट ऑफ दिशोन में है, गलीली डिवीजन है, नॉर्थ इजराइल में, लेबनान बॉर्डर के जो करीब है, वहां पर आग लग गई है। वो आग अभी तक जल रही है। उसमें कितने आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। इसी से जुड़ी एक खबर हिजबुल्लाह की कि किरियत शिमोना जो सेटलमेंट है, जिसपे लंबे समय से 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह मार कर रहा है, उसमें फाइनली जो बच गए थे, उसमें करीब 30 से 40 हजार सेटलर्स इवैक्यूएट कर चुके हैं किरियत शिमोना को और उसके आसपास के सेटलमेंट्स को। उसमें जो बच गए थे 100-200, उनको इवैक्यूएट करने का आज ऑर्डर दे दिया गया और उनको कहा, और उनमें से कई ने कहा कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इजरायली सेना ने धमकी दी कि हम बलपूर्वक तुम्हें वहां से हटाएंगे। इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता क्या कह रही है, वहां की इजरायली जनता क्या कह रही है, उसके बयान आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम हिजबुल्लाह के आगे हार गए, क्योंकि ये जो जगह है, यहां से इजरायली सेना हिजबुल्लाह पे हमला कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो किरियत शिमोना के पास जो लेबनान बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर बड़े वाइल्ड, मतलब एक तरह के एरिड लैंड है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है। उसमें एडवांटेज हिजबुल्लाह का है, क्योंकि लेबनान की तरफ से वो ऑलरेडी एक ऊंचाई पे बैठा हुआ और इसराइल की हिम्मत नहीं है वहाँ से घुसने की। तो ये बात देखिए, वहाँ के मिलिट्री एनालिस्ट कह रहे हैं कि किसको बेवकूफ़ बना रहा है इसराइल, नेतन्याहू किसको बेवकूफ़ बना रहा है, ये ज़रा सोचने की बात है कि नहीं। तो ये देखिए बात लगातार सामने आ रही हैं। हम देखिए आपको पूरा बता रहे हैं कि इजराइलीज का जो सपोर्ट है, जो नेतन्याहू को सपोर्ट था, उस पर एक ओपिनियन पोल हुआ। पहले जो 80% सपोर्ट था, अब 50% हो गया। इजराइल के अंदर का जो गाजा का इन्वेजन है, इसके बारे में इसका जो 80 से लेकर पहले तो 90% था, उसके बाद 80% हुआ 1 महीना पहले। अभी जो लेटेस्ट पोल आया है वो बता रहा है कि केवल 50%, मानी 30% जो सपोर्ट है इजरायलीज का वो घटा है। इस बीच आपको और बताते हैं हम, कल की जो घटनाएं हुई, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, अभी भी, और वो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब उनका जो एक्सटेंट है, उनका जो स्वीप है, वो ये है कि वो अब तेल अवीव से बढ़ के वो नकाब एक एरिया है जहाँ पर बहुत फिलिस्तीनियों पे जुल्म हुआ है, और भी जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर यहूदी जनता रहती है और जहाँ पर लेकिन वो ज़ायनिस्ट नहीं है, वहाँ पर वो लोग निकल के आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए लगातार ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट इजराइल में बिल्डअप हो रहा है, और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। मैं जानता हूँ कि प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो फिर क्या होता है ना कि वो उनका अंत ऐसे नहीं होता है कि कोई ऐसा हुआ अंत हो गया, फिर वो मिलिटेंसी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एक बार उनका, जैसे मान लीजिए आपने, अब जैसे किसान आंदोलन भारत में चल रहा था, अगर नरेंद्र मोदी नहीं झुकते, जो 3 काले कानून के खिलाफ था, अगर नरेंद्र मोदी नहीं झुकते तो वो आंदोलन उग्र होता। सही बात है। और उसमें जो है पुलिस पहले से ही इनको वार्निंग मिल गई थी, सेना की और पुलिस की भी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग हरियाणा, मतलब काफ़ी हद तक हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़ा एक एरिया है, हिमाचल भी, जहाँ से इंडियन आर्मी में लोग जाते हैं, और जो स्टेट्स की पुलिस हैं, हरियाणा पुलिस वगैरह सब, सबको इनको अंदेशा मिल गया था कि अब जो है कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उसी तरह से जो CAA NRC का जो मूवमेंट था, वो भी देखिए महत्वपूर्ण मूवमेंट था। उसमें जिस तरीके से जिस जनता को टारगेट किया था, मुस्लिम जनता, वो बाहर आई, शाहीन बाग हुआ, और इन लोगों को इन्होंने CAA में कुछ सिटीजनशिप्स तो देनी शुरू कर दी, ऐसे ही फर्जी, जो अभी ये चुनाव के पहले इनको धेले भर का भी फ़ायदा उसमें नहीं हुआ। अभी मतलब चुनाव में फ़ायदा नहीं हुआ। चुनाव का तो मैंने एक वीडियो देखी, अभी जारी किया है इस वीडियो के पहले, जिसमें मैंने बताया है कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने अभी वीडियो ये जारी किया, और तुरंत ही मुझे ये खबर मिली है कि जी न्यूज़ ने भी अपना एक, मैं ये नहीं कह रहा मेरे वीडियो की वजह से, पहले से ही होगा, जी न्यूज़ ने अपना जो एग्जिट पोल था उसको रिवाइज कर दिया, और उसको रिवाइज करके कर्नाटक में जी न्यूज़ ने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी। पहले जो हो रहा था कि कर्नाटक में 23 से 25 सीटें आएंगी बीजेपी की, जैसे पिछली बार थी। अब यह हो रहा है कि कांग्रेस 15 से 20 जीत जाएगी, जो मैं कह रहा था। मैंने जो सबसे पहले कहा था, जो हमने वीडियो जारी किया था, जो सबसे पहला जो
एग्जिट पोल के तुरंत बाद हमने शायद 2 जून को, हाँ कल जो मैंने जारी किया था उस वीडियो में मैंने जो मैंने कहा था, और आज जो मैंने वीडियो जारी किया है उसमें भी मैंने कहा है कि जब कि एक्चुअली कर्नाटक में जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 56% आ रहे हैं बीजेपी के और 41% कांग्रेस के आ रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। और वो बात आज लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, बाकी जगहों में भी लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो कल, क्योंकि काउंटिंग है इंडिया की, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे आप लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं। ये देखिए नेतन्याहू जो फंसा हुआ है और ट्रंप कभी भी जेल जा सकता है। जो 2 सबसे अच्छे दोस्त अमित शाह नरेंद्र मोदी के, उनकी हालत खराब है। और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी कल हार रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिन, एक जन क्रांति, पीपल्स रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में कल होने जा रहा है। खैर, हम लोग अपनी पूरे राउंड अप पे आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जो नेतन्याहू ने फिर एक बयान एक नेतन्याहू का आया कि जो बाइडेन के जो ये का जो प्रपोजल है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं है। उसमें उनका मतलब है कि जो बाइडेन को ये कहना चाहिए था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, हमास को। अब ये बताइए, आप हमास से डील भी करने की बात कर रहे हैं, उसी से आप होस्टेज उसी के पास है ना, और आपका एक बहुत बड़ा एक वो है कि होस्टेज हम छोड़ा, जब होस्टेज तो उसी के पास है, उसी से डील कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो ये भी माने कि हम ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की देखिए एब्सर्डिटी जब होती है, जब कोई भी ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत जब ऐसे एब्सर्ड बातें करने लगती है, तो आप सोच लीजिए कि उसका अंत नज़दीक है। एक और देखिए घटना हुई, बड़ी रेयर जो घटना है, बुकारेस्ट रोमेनिया जो कंट्री है उसकी वहां पर इजरायली एम्बेसी। अब बताइए, रोमानिया में तो उतने मुस्लिम्स भी नहीं है, और वहां पर इजरायली एम्बेसी पे मोलोटोव कॉकटेल फेंका गया। ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं जगह जगह, आइसोलेटेड, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है, और वहां पर जो आम जनता है जो ये सब वीडियोस देख रही है गाजा के, विचलित हो रही है। और अभी देखिए और बहुत भयंकर चीजें आई हैं। आज एक स्टेटमेंट गाजा की तरफ से आया, जो वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री है, मतलब जो हमास की, उससे स्टेटमेंट आया कि बच्चे जो हैं करीब 3000 से ऊपर बच्चे भुखमरी की कगार पे हैं, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, ये अपना राशन जो लड़ाई के लिए इन्होंने संचित किया तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो लोग खुल के दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ाम अपना कर लेंगे, हम लोग 10 दिन भूखे भी लड़ सकते हैं। और ये आप देखिए, हमास के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो और अपना जनरेट कर रहा है। आपको क्या लगता है, इतने दिनों से इस भुखमरी की बातें हो रही हैं, लेकिन भुखमरी उस तरह से जैसे अकाल वगैरह पड़ता आया क्या? नहीं आया। किसने रोका? किसकी वजह से रोका? इजराइल तो चेक पॉइंट्स वगैरह बंद किए हुए। एक राफा के चेक पॉइंट के एक हिस्से को हमास ने दोबारा ले लिया, लेकिन वहाँ से भी कोई विजिबल ऐसा नहीं है कि वहाँ से बहुत ट्रक्स आ रही हों। 600 ट्रक्स की ज़रूरत है रोज़, जो खाना, दवाई, फ्यूल, सारी चीज़ें लाए, 600 ट्रक्स की, और उसमें से 1 या 2 ट्रक्स भी नहीं आ रही, सब कुछ बंद है। तो और इतने दिनों से, करीब 3 महीने से भुखमरी की बात हो रही है, तो वो कैसे अब रोक रहा है? हमास ने रोका है। हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भुखमरी के पूरे, मतलब वो एक तरफ वेस्ट को बताना वो चाह रहे हैं कि असलियत ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ये यूएन रेजोल्यूशन है कि जो गाजा की, या जो गाजा वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, और उनको वो भूखों मर रहे हैं, ये हो रहा है, ये सारी बातें हमास याद दिला रहा है, लेकिन वो अपने लोगों को भूखे मरने नहीं दे रहा है, मतलब भूखों मरने नहीं दे रहा है, वो उनको प्रोवाइड कर रहा है जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की। आप देखिए, इससे महान काम क्या हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि जो मैंने आपसे कहा था कि किरियत शमोना के अलावा रमीम जो सेटलमेंट है, वहाँ पर भी एक इस तरह का ऑर्डर जारी हुआ है कि वो पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। फिर देखिए, जो जराता जंक्शन में मैंने बात की थी, उसमें एक बात सामने आई कि करीब 2 इजरायली सैनिक बहुत बुरी तरह से और घायल हो गए हैं। और फिर देखिए, जो हिजबुल्ला ने जो अपर गैलिली में अटैक किया, उसके बारे में भी बात है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से आग लग गई। उसके बारे में भी खबर आया है कि उसमें करीब 11 सेटलर्स घायल हो चुके हैं जलने की वजह से। वो उससे नहीं, जो आग लगी उसकी है उससे। उसके बाद देखिए, जो हिजबुल्ला ने फिर कम से कम 4 और साइट्स पे मार की। फिर उसके बाद एक और खबर आई कि
जो गाज़ा में कुछ कैंप्स, कंसंट्रेशन कैंप्स टाइप, मतलब गाज़ा के से जो लोग उठाए 7 अक्टूबर के बाद हज़ारों लोगों को, कुछ इजराइल में कंसंट्रेशन कैंप्स बने, जैसे हिटलर ने जूस के लिए बनाए थे, उनको वहाँ मारता था, टॉर्चर करता था। उस तरह से गाज़ा के रेजिडेंट्स के लिए भी कुछ इस तरह के डिटेंशन कैंप्स, कंसंट्रेशन कैंप्स, अबू गरीब की तरह, और जैसे अमेरिका में वो सब था, तो वो मतलब गुआंटानामो बे वगैरह जैसे थे, तो उस तरह के कैंप्स, और उसकी फ़ोटोज़ भी आ चुकी, मैं इसमें मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ पर करीब 36 गाज़ा के लोग जो उठाए गए हैं हज़ारों में से, उसमें से 36 लोग जो हैं टॉर्चर से मारे जा चुके हैं अभी तक। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, इनको ये लोग लगातार शिफ्ट करते हैं, कुछ नकाब एरिया ही में है, वहाँ पर रेजिस्टेंस हमला करने जा रहा है, एक बड़ा हमला, और ये ऐसा हमला होगा कि इजराइल को नानी याद आ जाएगी। मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन मैं पहले से दे रहा हूँ, और इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो हमला होगा उसमें हमास अपने फाइट, क्योंकि बहुत खतरनाक, नकाब के अंदर घुसना, नकाब के अंदर घुसना बहुत ही हाई सिक्योरिटी, मतलब वो पूरी इजरायली आर्मी से लड़ने के बराबर है। और उस काम को आप देखिएगा, कोई हमास फौज नहीं भेजेगा हज़ारों फाइटर्स की, जैसे उसने 7 अक्टूबर को भेजी थी। 100-200 फाइटर्स होंगे, कमांडो ऑपरेशन होगा, हमास के पास जो कमांडो यूनिट्स हैं, कमांडो ऑपरेशन होगा, वो घुस के मारेंगे। और उसमें PFLP जो मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फिलिस्तीन का, उसके भी कम से कम 100 से 200 फाइटर्स रहेंगे। तो एक बड़ी यूनिक एक यूनिट, एक मतलब एक बड़ी अद्भुत यूनिटी आप देखेंगे लेफ्ट और इस्लामिस्ट फोर्सेस की, जो सही में पॉलिटिकल इस्लाम वाले हैं, अलकायदा और वो वाले नहीं, बल्कि जो सही में मतलब इसके वाले, उनके बीच की यूनिटी, और उस यूनिटी से जो एक बहुत बड़ा हमला जो इजराइल के नकाब कैंप में होने वाला है उसमें होगा। उसके बाद आप देखिए जो और खबरें जो इसमें आई हैं, कि जो कुछ शहादतें हुई हैं आज हमास और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की, वो आई हैं। उसके बाद एक नेत्जरीम एक्सेस पे जो आज रजूम मिसाइल से जो आज तो रोज़ वो नेत्जरीम एक्सेस पे अटैक कर रहे हैं, वहाँ IDF की कम से कम 500-600 की फोर्स वो आगे नहीं बढ़ पा रही। कितने दिन हो गए, हमने आपको कितने दिन पहले नेत्जरीम एक्सेस के बारे में बताया। आज जो उसमें, लेकिन जो रजूम सिस्टम्स, जो रजूम रॉकेट्स छोड़े गए हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा था। उनका वो मैंने आपसे कहा था ना कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स पढ़े लिखे, वो सब हमास के लिए हथियार बनाने के लिए आ गए हैं, और वो लंबे से, मतलब 7 अक्टूबर के पहले से हैं, वो टिके हुए हैं वहाँ। उनमें से कोई ऐसा मतलब कोई मारा भी नहीं गया। और हमास जो है अपने वेपन्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है, नए नए अपने वेपन्स बना रहा है। देखिए ये पूरा साबित हो गया, रजूम जो रॉकेट्स हैं, इनका जो बड़ा आकार है, बड़े आकार वाले, इससे लगातार हमास ने मारा है। उसके बाद देखिए अल कुद स्ट्रीट में फिर से एक बड़ा हमला हुआ है, लड़ाई हुई है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और IDF के बीच में। और अल कुद्स में जो मतलब एक बढ़ती मिलिटेंसी का ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि मिलिटेंसी किस तरीके से अल कुद्स जैसी जगह पे मतलब बढ़ रही है। और अल कुद्स में देखिए जब भी कोई चीज़ होगी तो वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, क्योंकि उसमें देखिए पूरा अरब वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाए, उसको होना पड़ेगा, चाहे उसके शासक चाहें चाहे वो ना चाहें, उनको होना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि जो एक पूरी बात आई है, हाँ, उसके बाद नाब्लस ब्रिगेड, नाब्लस में आज देखिए कई चरणों पे हमले हुए, कम से कम छः अलग अलग जगहों से इजराइल ने घुसने की कोशिश की नाब्लस में। नाब्लस बहुत दिनों से परेशान कर रहा, मतलब देखिए तुलकरेम इनके हाथ से गया, जेनिन इनके हाथ से गया, और अब नाब्लस भी इनके हाथ से जा रहा है, इजराइल के हाथ से जा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, और उसको ये लोग लगातार प्रभावित कर रहे हैं। और इन्होंने देखिए नाब्लस में आज फिर वही हुआ, नाब्लस में वेस्ट बैंक की अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमला किया। 6 बार IDF ने हमले की कोशिश की और वो हमला विफल रहा। उसके फ्रस्ट्रेशन में इजराइल ने फिर से राफा में बमबारी की, और बमबारी करके उन्होंने फिर से ये कोशिश की, कुछ लोग उसमें मारे गए, कुछ सिविलियन मारे भी गए। अभी उसके एग्जैक्ट डिटेल दिया है, मेरे ख्याल से इसमें तीन फिलिस्तीनी उसमें मारे गए आज की राफा की बमबारी में। फिर बलाता कैंप जो है उसमें फिर से लड़ाई हुई बलाता कैंप में, और फिर उसके बाद जो मतलब हैवी गन फायर, मतलब जो हैवी मशीन गन्स
हैवी मशीन गन्स पहली बार, देखिए हैवी मशीन गन्स की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि हैवी मशीन गन्स जो हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी, जो तर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्म में देखी होंगी, तर लगातार गोली चलती है, उससे जो पट्टा है वो गिरता रहता है। और जो उसका आप सोचिए, उसको अपग्रेड करके कैसे मॉडर्न हिसाब से वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मशीन गन्स हैं उनको इंजीनियर्स ने, आज के इंजीनियर्स ने अपग्रेड करके कैसे उसको किया, और वो ऐसे ही बैठ के तर गोली वहाँ पर बलाता कैंप में चली है, जो इजराइल उम्मीद नहीं कर रहा था। वो इस तरह के हथियार का तस्वुर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब आधुनिकता के चक्कर में अपनी पुरानी ये जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है पूरी भूल चुके हैं। और हमास ने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो एक नया संगम पेश किया है, इससे इजराइल की जो फौज है वो बेहद डरी हुई है और बड़ी संख्या में पीछे हट रही है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।